तो नमस्कार आप सभी को। और मैंने ना अपनी लास्ट प्रीवियस कम्युनिटी पोस्ट है जो यूट्यूब की, इसमें बताया था कि बहुत जल्दी हम स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बीएड स्पेशल एजुकेशन में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं RPWD एक्ट के अंडर उनको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम पेडागोजिकल टॉपिक्स हैं जो उनको भी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर आज का पहला टॉपिक जो है डिसकैल्कुलिया वो विजिबल हो रहा होगा। डिसकैल्कुलिया ये एक मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम हिंदी में गणितीय अधिगम भी कहते हैं, गणितीय अधिगम अक्षमता। Dyscalculia is a specific learning disability related to mathematics in which a learner has difficulty in understanding numbers, calculations and mathematical concepts। यानी कि जिस भी बच्चे को, जिस भी पर्सन को डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है, उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी मेनली मैथमेटिक्स में, उसके अंदर भी स्पेशली कैलकुलेशंस में, नंबर को रिकॉग्नाइज करने में, और जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट एंड इज़ नॉट रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन। और उसी के नीचे एक सेकंड लाइन है, इवन गिफ्टेड और इंटेलिजेंट पीपल कैन हैव डिसकैल्कुलिया। दोनों की लाइन का साधारण सा मतलब यह है कि यह एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है जो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मेंटल रिटार्डेशन। यानी कि इस लाइन का इस बात से यह संदर्भ है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो वो बच्चा डिसकैल्कुलिया से जूझ रहा हो, या जिस भी बच्चे को डिसकैल्कुलिया हो यह कोई ज़रूरी नहीं है उस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। इवन गिफ्टेड पीपल और इंटेलिजेंट पीपल कैन हैव डिसकैल्कुलिया। यानी कि जो गिफ्टेड होते हैं, जिनका हायर इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनमें भी कुछ सिम्टम्स देखे गए थे डिसकैल्कुलिया के, उनको भी डिसकैल्कुलिया हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी इसके साथ साथ आपको एक से अधिक अधिगम अक्षमताएं दिख सकती हैं। अब हम इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेंगे। इसका पहला पॉइंट यह है कि डिसकैल्कुलिया मेनली अफेक्ट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो कि मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया है। और मैं इसमें कुछ चीज़ें रिपीट करने वाला हूँ ताकि उन रिपीटिशन से ये जो कंसेप्ट है हमारे ब्रेन में अच्छी तरह से हमें याद रहे, और हम इसको काफ़ी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएँ स्पेशल चाइल्ड में। लर्नर्स शो पुअर नंबर सेंस एंड एस्टिमेशन स्किल्स। यानी कि बच्चा अनुमान लगाने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है उस बच्चे की, जिस भी बच्चे को डिसकैल्कुलिया होता है। उसका पुअर नंबर सेंस होगा, वो बच्चा नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा, जैसे कि 0 से 9 तक की काउंटिंग के जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जैसे 6 को 9 लिखेगा, 9 को 6 लिखेगा। ये चीज़ें मैचेबल है डिस्ग्राफिया से भी, बट ये डिसकैल्कुलिया का भी पार्ट है जिसमें मेनली बट कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम होती है। इससे अगला पॉइंट है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल बट नॉट ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट। यानी कि आलस्य के कारण नहीं है बच्चा, ये आलस्य के कारण ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है या वो जानकर आलस्य के कारण गलतियां कर रहा है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और न्यूरोलॉजिकल वर्ड को बार बार इसलिए दोहराया गया है ताकि हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए कि न्यूरोलॉजिकल का संदर्भ यहाँ पर क्या है और किस बात से यह ताल्लुक रखता है। एस्टिमेटेड 5 to 6% पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इज अफेक्टेड। यानी कि विश्व में लगभग 5 से 6% जनसंख्या इससे प्रभावित मानी गई है डिसकैल्कुलिया से। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। डिफिकल्टी इन बेसिक एंड मेंटल कैलकुलेशंस, जो मैंने आपको बता दिया, साधारण और मानसिक गणना में कठिनाई होती है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियोज, यानी कि जो बेसिक रेशियोज होंगे जैसे कि 13:16, उसको उस चीज़ को भी पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि आप अनुमान लगाइए कि जिस बच्चे को बेसिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है तो वह बच्चा रेशियो में भी प्रॉब्लम कर सकता है। डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग जियोमेट्रिकल शेप्स, एक सेकेंड, हाँ, डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग जियोमेट्रिकल शेप्स, यानी जो बेसिक जियोमेट्रिकल शेप्स होंगी उसको रिकॉग्नाइज करने में भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। कल्पना करने में भी कठिनाई होगी, यानी कि जजमेंट में भी इसको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स इन डायरेक्शंस वाइल ड्राइविंग और मूविंग, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या जैसे कोई भी डायरेक्शन है उसको उस डायरेक्शन के लिए प्रॉब्लम होगी। ड्राइविंग, जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे कि हम उसको बताएं कि 450 मीटर्स के बाद हमें लेफ्ट टर्न करना है, तो उसको वो रिकॉग्नाइज करने में, समझने में दिक्कत होगी मेनली। डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग डांस स्टेप्स और सीक्वेंस, अब जैसे ही हम डांस वगैरह सीखते हैं तो उसमें हमारे को बहुत ही बेसिक से सिखाया जाता है कि फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है। जो स्पेशल चाइल्ड है जिसको डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है, वो इन बेसिक स्टेप्स को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। फर्स्ट स्टेप की चीज़ें सेकंड में करना, या सेकंड स्टेप की चीज़ें फर्स्ट में करना, ऐसा देखने को हमें मिलेगा। ट्रबल इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम, समय का अनुमान लगाने में कठिनाई होगी। डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, किलोमीटर्स, मीटर्स, इन सब की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होगी। मनी, यानी कि काउंटिंग इन मनी में भी बच्चों को प्रॉब्लम देखी गई है। इन अडल्ट, बड़ों में, यानी कि वयस्कों में, डिफिकल्टी इन डे टू डे न्यूमेरिकल टास्क, यानी कि एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इनमें भी न्यूमेरिकल टास्क होते हैं, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन करना, कोई नाप तोल करना, उसमें भी प्रॉब्लम्स देखी गई है। इसके टाइप्स हैं बेसिकली मेनली दो प्रकार के। पहला है डेवलपमेंटल डिसकैल्कुलिया, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस, यानी कि जन्म से मौजूद मस्तिष्क विकास संबंधी समस्या, यानी कि बच्चे को जन्म के ही समय, जन्म से पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और इन वोम ऑफ मदर। सेकंड है अक्वायर्ड डिसकैल्कुलिया, यानी कि जिसको हम
कैलकुलिया भी कहते हैं, ओकर्स ड्यू टू ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक और एक्सीडेंट नॉट फ्रॉम बर्थ, यानी कि बर्थ से नहीं, लेकिन जन्म के बाद बच्चे को कोई स्ट्रोक हुआ हो, कोई दुर्घटना यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और या फिर कोई ब्रेन इंजरी होगी, उस कारण ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। कॉजेज अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डिस्कैलकुलिया है इसका कोई भी एग्जैक्ट कोज नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस के कारण हम इनके सिम्टम्स के कारण इनको पहचान पाए हैं। न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि बच्चे का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो अलग पाया गया है, उसकी फंक्शनिंग अलग पाई गई है। जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर्स, ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स को भी डिस्कैलकुलिया है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो बच्चे में भी आगे देखने को मिले हैं। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि फैमिली की हिस्ट्री में किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी रही है तो आगे बच्चे में भी देखने को पाई गई है। प्री नेटल एक्सीडेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि गर्भावस्था के दौरान इन वोम ऑफ मदर यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग या ऐसे कोई बहुत सारे टेस्ट करवाने से कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके कारण बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इन्फेक्शन या स्ट्रेस इन्वॉल्व, ये भी एक कारण हो सकता है कि गर्भ में संक्रमण या तनाव रहना माँ को। नो एग्जैक्ट सिंगल कॉज इज नोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक सिंगल कॉज नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि बच्चे को डिस्कैलकुलिया है। बहुत से ऐसे स्पेसिफिक मतलब अलग अलग प्रकार के आपको सिम्टम्स और रीजंस मिल जाएंगे। अब इसका हम डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी कि पहचान और मूल्यांकन कैसे करेंगे। पहला है रेगुलर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी कक्षा में नियमित अवलोकन करेंगे हम बच्चे का। बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें बताए, यानी कि बतलाएगा कि हमें पता लगेगा उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू कि बच्चे को यहाँ पर इस चीज़ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। टास्क बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, यानी कि बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में जो टास्क हम देंगे, टास्क एनालिसिस के थ्रू या किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करके या बच्चे की परफॉर्मेंस को हम असेस करेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बच्चे के अंदर डिस्कैलकुलिया के सिम्टम्स हैं। यूज़ ऑफ न्यूरो इमेजिंग टूल्स लाइक एफएमआरआई एंड स्टडी ऑफ प्री फ्रंटल लोब एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये सब एक मेडिकल लाइन के टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की ब्रेन की स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग और आगामी सिम्टम्स के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हम देखेंगे, यानी कि उपचार और प्रबंधन में हम देखेंगे डिस्कैलकुलिया हैज़ नो परमानेंट क्योर बट इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, यानी कि इसको हम पूर्ण रूप से इसका स्थायी इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक हद तक इसका जो सुधार है वह संभव है। यूज़ ऑफ रेमेडियल और इंडिविजुअलाइज टीचिंग, यानी कि हम व्यक्तिगत शिक्षण के थ्रू बच्चे को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। असिस्टिव सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, कुछ ऐसे असिस्टिव टूल्स हैं जैसे कि कैलकुलेटर्स, उसका यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी कैलकुलेशंस के थ्रू बच्चे को सिखाना। ऐसी कुछ ऐप्स हैं और कुछ स्पेशल मैथ्स लर्निंग सॉफ्टवेयर यूएसए में देखे गए हैं। इसके बाद है कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड स्पोर्ट, यानी कि निरंतर अभ्यास और स्पोर्ट से बच्चे में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। अब है रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, यानी कि एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें क्या भूमिका निभानी है। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, यानी कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है टीचिंग मैथ थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, यानी कि ठोस वस्तुओं और गतिविधि द्वारा गणित सिखाना। कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी कि जो बच्चे जो चीज़ बच्चे को महसूस हो सकती है। आपने मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि आपने तारे ज़मीन पर जो मूवी देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि जो ईशान अवस्थी है उसको आमिर खान स्टेयर्स के थ्रू काउंटिंग में एडिक्शन सिखा रहा था, कि जैसे उसको बताया जा रहा था कि 2+2 तो वो 2 और 2 4 स्टेयर्स ऊपर जा रहा था, जिसके थ्रू उसको हम काउंटिंग सिखा रहे थे और एडिक्शन सिखा रहे थे। तो ये जो कॉन्क्रीट ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इसके थ्रू हम बच्चे को इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें हम ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें प्रिपेयरिंग इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करना, ये हमें हर स्पेशल जो चाइल्ड है उसकी प्रिपेयर करनी है, जिसके अंदर हम बच्चे की प्रॉपर ए टू जेड केस हिस्ट्री वगैरह, जो उसके मेडिकल रीजंस हैं, फैमिली हेरिडिटी और उसकी सराउंडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग को हम नोटिस करते हैं और उसकी आगामी प्लान बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से बच्चे को जो लेसन प्रोवाइड करवानी है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करवानी है, जो एक पूरा कह सकते हैं कि हम करिकुलम है उस बच्चे के लिए उस आईपी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन लाइक एक्स्ट्रा टाइम और ओरल सपोर्ट, बच्चे को अतिरिक्त समय देकर या फिर मौखिक सहायता देकर हम उसको प्रोत्साहन दे के या उसको बच्चे को एनकरेज करके छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करके हम उसको मतलब उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगला है कि इसमें लीगल प्रोविजंस, यानी कि कानूनी प्रावधान भी देखे गए हैं डिस्कैलकुलिया के, जो कि है कि इसको RPWD एक्ट 2016 के अंदर कंसिडर किया गया। टूल एंड हिस्ट्री में अगर हम इसकी बात करें तो द टर्म डिस्कैलकुलिया वाज कॉइन्ड फर्स्टली इन 1940, यानी कि डिस्कैलकुलिया शब्द का प्रयोग पहली बार 1940 में किया गया था। 1974 यानी कि 1974 रिसर्चर लैडिस्लो कोसक डिस्क्राइब्ड डिस्कैलकुलिया एज ब्रेन बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर। 1974 में लैडिस्लो कोसक ने डिस्क्राइब किया था डिस्कैलकुलिया को कि वह एक मस्तिष्क आधारित अधिगम विकार है। फेमस पर्सनैलिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन इज बिलीव टू हैव शोन साइंस ऑफ डिस्कैलकुलिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा माना गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो काफ़ी एक ब्रिलियंट माइंड रहे हैं उनमें डिस्कैलकुलिया के सिम्टम्स देखे गए हैं।
कंक्लूजन इस डिसेबिलिटी का क्या निकल कर आता है कि एक मैथमेटिकल एबिलिटीज को प्रभावित करती है, ना कि इंटेलिजेंस को। डिसकैलकुलिया अफेक्ट्स मैथमेटिकल एबिलिटीज, नॉट इंटेलिजेंस। एंड विद प्रॉपर सपोर्ट स्ट्रेटजीज एंड स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स कैन इम्प्रूव फंक्शनल मैथ स्किल्स। यानी कि प्रॉपर सपोर्ट के थ्रू, स्ट्रेटजीज के थ्रू, स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज के थ्रू, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फंक्शनल जो उसकी मैथ स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्कैलकुलिया का। इसके साथ साथ हम जो हमारे 21 डिसेबिलिटीज़ हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर, उनको कवर करेंगे। फिर हम जो जैसे मैंने आपको बताया कि पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको कवर करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे हम आगे से, और हर एक टॉपिक की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही अरेंज्ड और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया गया मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।